हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो रैपिड रिवीजन हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें 13 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर 12 है, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मोनी। मतलब जो नेचर है कैसे बैलेंस वे में काम कर रहा है। इस नेचर में लिविंग है, नॉन लिविंग है, और लिविंग नॉन लिविंग कैसे एक बैलेंस वे में इस अर्थ पे रहते हैं और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्शन से। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्टेट्स या ऐसा जगह जहां पे जंगल है, जैसे ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे आप बहुत बार सुने होंगे यहाँ पे एनिमल जो होते हैं गांव की तरफ बढ़ जाते हैं या रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्शन होता है, जिससे ह्यूमन को भी हानि होता है और जो एनिमल है उनको भी हानि होता है, उनको भी लॉस होता है। अब इसका रीजन क्या है? जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, उनका तो घर भाई जंगल है, फॉरेस्ट है, फिर ये गांव की तरफ क्यों आ जाते हैं, रोड की तरफ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इसका रीजन सिंपल है, जो हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, डे बाय डे जो है हम लोग प्लांट्स को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट में चेंजिंग आ रहा है, जिसके कारण फूड और वाटर का क्या हो जा रहा है, शॉर्टेज हो जा रहा है। तो जंगल में शॉर्टेज हो गया फूड का और वाटर का, और वो जो जानवर है फूड के तलाश में, वाटर के तलाश में, वो जंगल से बाहर आते हैं और जिसकी वजह से वो गांव के तरफ चले जाते हैं, रोड के तरफ चले जाते हैं फूड और वाटर के तलाश में। इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे एनिमल जब आएंगे तो क्रॉप जो होगा वो क्या होगा, डैमेज होगा, और ह्यूमन और एनिमल के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन होगा, जिससे दोनों को लॉस होगा, जान माल का क्या होगा, हानि होगा। अगला पॉइंट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। देखिए, अगर दो फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट रोड के उधर है, एक फॉरेस्ट रोड के इधर है, अब रोड अगर क्रॉस करेगा एनिमल तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए दोनों फॉरेस्ट को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है, जिससे एनिमल जो है एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में आसानी से वो जा सके और ह्यूमन और एनिमल का कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं हो। उस रास्ता को, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बोलते हैं। अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये चारों पॉइंट जो है इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट्स है, पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमेगा, इसलिए एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हैबिटेट क्या होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। तो हैबिटेट का मतलब होता है वह प्लेस, वह नेचुरल प्लेस जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है। तो जिस प्लेस पे, जिस जगह पे ऑर्गेनिज्म रहता है और वहां पे उसको फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, सारा कंडीशन उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है, वैसे जगह को हम लोग बोलेंगे हैबिटेट। क्लियर है? तो हैबिटेट जो हो गया वह प्लेस हो गया, नेचुरल प्लेस हो गया, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको वाटर मिलता है, उसको फूड मिलता है और उसको शेल्टर मिलता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। क्लियर है? सब जानवर का, जो भी एनिमल है, उसका एक अपना हैबिटेट होता है। एग्जाम्पल पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में भी बहुत सारा एनिमल रहता है, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, ट्री बार्क हो गया, ये सब क्या है, हैबिटेट हो गया। ट्री बार्क में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इस बार मैगी नहीं बनवाया है, बोले भी नहीं, क्योंकि इससे पहले खीर बनवाए थे ना, ठंडा हो गया था क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग के चलते फिर सुननी है, इस बार कुछ नहीं बोले। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। जो हैबिटेट है, जो प्लेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके दो पार्ट है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। तो पहले ही आपको बता चुके हैं, इस चैप्टर का नाम है नेचर में लिविंग और नॉन लिविंग कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो केवल अगर लिविंग रहेगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा,
ठीक है, लिविंग को सरवाइव करने के लिए नॉन लिविंग पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा, या एक लिविंग को सरवाइव करने के लिए दूसरे लिविंग पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे उस हैबिटेट में, उस जगह में क्या क्या चीज है, मान लीजिए फॉरेस्ट का अगर हम बात करेंगे, उस फॉरेस्ट में एनिमल है, तो क्या एनिमल ही रहेगा तो सरवाइव कर लेगा? नहीं, वहां पे दो तरह का चीज है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। तो उस जंगल का बात करेंगे या उस हैबिटेट का बात करेंगे तो दो तरह का वहां पे आपको चीज दिखेगा, एक दिखेगा लिविंग और एक दिखेगा आपको नॉन लिविंग। ठीक है, तो हैबिटेट में जो लिविंग वाला कंपोनेंट है उसको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग वाला पार्ट्स है उसको एबायोटिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे उस जंगल में हम बात करेंगे कौन कौन हो सकता है, एनिमल है लिविंग, प्लांट्स है लिविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लिविंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। अब उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए भाई? एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, तो ये सब सारा चीज क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। और जो नॉन लिविंग है उस हैबिटेट में उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक, याद रखिएगा। तो हैबिटेट जो है दो चीज से मिलकर बनता है, एक लिविंग से और एक नॉन लिविंग से, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए लिविंग भी जरूरी है, नॉन लिविंग भी जरूरी है। खाएगा किसी एनिमल को, प्लांट्स को, लिविंग है, फिर एयर लेगा, वाटर लेगा, सनलाइट का यूज करेगा, ये सब क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। तो हैबिटेट का मतलब हो गया combination of living and non-living components. Living component is called as biotic, whereas non-living component is called as abiotic components. तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब हो गया एक ही तरह का स्पेसीज का ग्रुप, सेम काइंड का अगर लिविंग है उसके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही तरह का स्पेसीज होगा उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ गए? एक ही काइंड का ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। चींटी का जो ग्रुप होगा उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। डॉग का जो ग्रुप होगा डॉग का पॉपुलेशन बोलेंगे। प्लांट्स का, एक ही तरह का प्लांट्स, रोज वाला केवल रोज प्लांट्स हो तो उसको हम बोलेंगे रोज का पॉपुलेशन। ठीक है, एक ही तरह का कोई भी ग्रुप होगा लिविंग का उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? जैसे अगर हम फील्ड में मस्टर्ड प्लांट्स को लगाए हैं तो यह पॉपुलेशन किसका हो गया? मस्टर्ड का हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ डियर लिविंग इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो डियर रह रहा है उसका पॉपुलेशन, फॉरेस्ट में जो पूरा लाइन है उसका पॉपुलेशन, फॉरेस्ट में जो मंकी है उसका पॉपुलेशन। तो सभी लिविंग का अपना अपना एक पॉपुलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी लिविंग अकेला नहीं रहता है, वो ह्यूमन हो तब, या प्लांट्स में कोई एक स्पेसिफिक हो तब, या कोई भी एनिमल हो तब, उसका एक ग्रुप होता है, उसके जैसा बहुत सारा मेंबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी क्या होता है। इसका मतलब है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो अगर डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन किसी जगह पर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। जैसे सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं? समाज। अब अगर हम लोग समाज का बात करेंगे तो क्या एक ही तरह का लोग रहता है? नहीं, डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के बेसिस पे बात कर सकते हैं, अलग अलग कास्ट के बेसिस पे बात कर सकते हैं, अलग अलग काम के बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो एक गांव का बात करेंगे, एक शहर की बात करेंगे तो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, और अलग अलग भाषा वाले लोग हैं ना। कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, और अलग अलग काम के बेसिस पर भी वहां पे लोग होते हैं, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। उसी तरह यहां पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन रहते हैं। तो जिस जगह पे डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन रहते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। तो ऑल डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन ए हैबिटेट। तो किसी हैबिटेट में अगर डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन रहते हैं तो उस हैबिटेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे पॉन्ड्स का, क्या बात करेंगे? पॉन्ड्स। ये पॉन्ड्स क्या हो गया? आपका एक हैबिटेट हो गया। तो पॉन्ड क्या होगा? हैबिटेट। अब इस पॉन्ड में डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन है, जैसे फिश का पॉपुलेशन है, फ्रॉग्स का भी पॉपुलेशन है,
एल्गी का भी पॉपुलेशन है, स्नेल का भी पॉपुलेशन है, इंसेक्ट का भी पॉपुलेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। तो ये सारे मेंबर जो है अलग अलग पॉपुलेशन वाले, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है, तो पॉन्ड्स में किसका कम्युनिटी है? डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन का क्या है? कम्युनिटी। तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन मतलब सेम टाइप्स का ग्रुप और कम्युनिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स का पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? डॉग्स का पॉपुलेशन, गोट का पॉपुलेशन, काऊ का पॉपुलेशन, लेकिन सभी एक जगह पर है, डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन है, तो उस हैबिटेट को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम जो होता है ऐसा प्लेस होता है जहां पे पूरा कम्युनिटी है अब प्लस उसके सरवाइव करने के लिए बहुत सारा सिस्टम है। जैसे इकोसिस्टम का हो गया मतलब जो कम्युनिटी हो प्लस में उसके रहने के लिए, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो भी अवेलेबल है, तो सारे सिस्टम को मिलाकर हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। जैसे वाटर है, वहां पे सॉइल है, एयर है, सनलाइट है, ये सारा चीज है उस कम्युनिटी के लिए, तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। An ecosystem is a place where biotic and abiotic components live together, interact, depend on each other. तो ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और सभी एक साथ रहते हैं, उस प्लेस को बोलेंगे इकोसिस्टम। याद रखिएगा, मतलब इकोसिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी देखेंगे, प्लस में क्या होगा? जो नेचुरल जो चीज है उनके सर्वाइवल के लिए वो सारा चीज होगा। फूड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, ये सारा चीज उनको मिलता है और ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट का एगो इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड का एगो इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट का एक इकोसिस्टम हो गया। डेजर्ट में देखिए वहां पे लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जो पॉन्ड है वहां पे लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जैसे वाटर जो हो गया, क्या हो गया? नॉन लिविंग। पॉन्ड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो क्या हो गया आपका? नॉन लिविंग हो गया। सनलाइट क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। बाकी जो उसमें ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गया आपका? लिविंग हो गया। तो याद रखिएगा इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी से अब प्लस में जो नेचुरल रिसोर्स है उनके सर्वाइवल के लिए उनसे। अब देखिए जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप्स का हो जाएगा। ठीक है, एक पानी वाला और एक जमीन वाला। पानी वाला जो इकोसिस्टम होगा उसको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम और जो जमीन वाला इकोसिस्टम होगा उसको बोलेंगे ट्रेसियल इकोसिस्टम। तो याद रखिएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी वाला, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सी हो गया, ये सारा जो होगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। लेकिन जहां पे जमीन है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, फार्म्स हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका क्या हो गया? आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कैसे इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम भाई दो चीज हो गया। इकोसिस्टम जो है कॉम्बिनेशन है किसका? बायोटिक का और एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब यहां पे हम लोग देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कैसे एक साथ वर्क करते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं बायोटिक जो है वो कैसे एबायोटिक पे डिपेंड रहता है। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो लिविंग कैसे नॉन लिविंग पे डिपेंड रहता है। जैसे प्लांट्स का बात करेंगे, लिविंग है, प्लांट्स किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे, वाटर पे और कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो अपना फूड बना सके। तो यहाँ पे लिविंग डिपेंड्स कर रहा है नॉन लिविंग पे। फिश जो है यह एग को ले करता है किस में? वाटर में। तो वाटर नहीं रहेगा तो फिश जो एग है वो ले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फिश जो है डिपेंड करता है वाटर पे, लिविंग नॉन लिविंग। अर्थ ओम्स का बात करेंगे, यह मॉइस्ट सॉइल में रहता है। तो अर्थ ओम क्या हो गया आपका? लिविंग हो गया। और मॉइस्ट सॉइल जो है आपका वो क्या हो गया आपका? वो नॉन लिविंग हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिविंग डिपेंड कर रहा है किस पे? नॉन लिविंग पे। अब हम लोग बात करेंगे क्या नॉन लिविंग पे डिपेंड नहीं करता है? करता है। देखिए जैसे सनलाइट नॉन लिविंग है,
ये क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर भी नॉन लिविंग और ये भी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग डिपेंड करता है किस पे, नॉन लिविंग पे। विंड हो गया, विंड के कारण क्या होता है, वेव्स क्रिएट होता है वाटर में। तो वाटर में जो वेव्स क्रिएट हो रहा है नॉन लिविंग है। किसके कारण हो रहा है, विंड के कारण। तो यहाँ पे भी नॉन लिविंग डिपेंड कर रहा है किस पे, नॉन लिविंग पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोटिक कैसे डिपेंड है बायोटिक पे। जैसे फ्रॉग जो है, फ्रॉग वो इंसेक्ट को ईट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग। यहाँ पे भी क्या हो गया, लिविंग। जो स्नेक है वो फ्रॉग को ईट करता है, तो दोनों क्या हो गए, लिविंग। फ्रॉग और फिश जो है वो लार्वा जो होता है, तो लार्वे जो होते हैं जिसको हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं, फिश का जो छोटा छोटा बेबी होता है उसको खाते हैं कौन, फिश और फ्रॉग। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लिए जो लिविंग है दूसरे लिविंग पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा बायोटिक डिपेंड करता है एबायोटिक पे, एबायोटिक डिपेंड करता है बायोटिक पे, और बायोटिक डिपेंड करता है दूसरे बायोटिक पे। तो ये सारा का क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक इकोसिस्टम में अगर गड़बड़ी होगा, डिस्टरबेंस होगा, तो पूरे इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस होने लगता है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा इकोसिस्टम जो है डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज से बना है। कोई एक में अगर गड़बड़ी होगा या वह इन डेंजर होगा, समाप्त होने के कगार पे होगा, तो पूरा इकोसिस्टम पे उसका असर दिखता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या इकोसिस्टम केवल नेचुरल ही है, नहीं, कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम है जो हम लोग बनाए हैं ना। जैसे पार्क्स हो गया, गार्डन्स हो गया, जूज हो गया, ठीक है, फिश पॉन्ड्स हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गया। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा इकोसिस्टम मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं ना तो मजा नहीं आता है, कमेंट करते हैं बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो किस पॉइंट्स को समझे नहीं समझे, वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक देना हो तो जरूर आप दीजिए कमेंट करके, ठीक है, समझे जरूर। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक कॉन्सेप्ट को बनाने में इसको देखिए, इसका ऑलरेडी वन शॉट करा चुके हैं, और इसको बनाने में फिर हमको 5 से 6 घंटा लगा, पूरा इसको सरियाने में, जो आपका डिफिनेशन था उसको छोटा करने में, जो कम पेज में पूरा चीज आप समझ जाए, रिवीजन आपका आसानी हो जाए। फिर भी आपका दिल नहीं करता लाइक और सब्सक्राइब करने का, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और डीकंपोजर क्या होता है। एक एक लाइन में समझ लीजिए। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है, पचा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तोड़ तोड़ के खा रहा है और उसको मिट्टी में मिला दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजर। क्या बोलेंगे उसको, डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर को खाएगा कंज्यूमर, और कंज्यूमर जो मर जाएगा या प्रोड्यूसर जब मर जाएगा उसको खत्म करेगा, मिट्टी में मिलाएगा और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स को लेगा कौन, डीकंपोजर। और इसी डीकंपोजर का बहुत ज्यादा रोल होता है पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। और आज हम लोग ऐसे डीकंपोजर को खोज रहे हैं जो प्लास्टिक को खा जाए, प्लास्टिक को खत्म कर दे। अगर प्लास्टिक को खाने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो फिर यहाँ का पॉल्यूशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है मेजर पॉल्यूटेंट्स है, आप जानते हैं। चलिए, तो प्रोड्यूसर हो गया भैया, प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना भी बना लेता है और दूसरे को खाना भी दे देता है। तो अपना खाना खा लिया, सनलाइट का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, वाटर का यूज किया, खाना बना लिया, खुद खा लिया और बोला भाई हमको भी खा लो। तो उसी का हम लोग सब्जी बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर किसको बोलेगा भाई, प्लांट्स को, समझ गया। तो ये खुद फूड तैयार करते हैं और अदर एनिमल्स को भी अपना फूड देते हैं। जो बनाए हैं फूड वो वाला नहीं देते हैं, खुद को देते हैं। चलिए अगला है कंज्यूमर। कंज्यूमर बता दिए, जो फूड को कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है उसके फूड को ले रहा है। तो जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होगा एनिमल होगा, कंज्यूमर क्या होगा, एनिमल। प्रोड्यूसर क्या होगा, प्लांट्स। कंज्यूमर क्या होगा, एनिमल होगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे का खाना खाते हैं, अपना खाना नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर है। अब ये 3 टाइप्स का होगा भाई, पहले ही बता चुके, एकदम सिंपल है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर्स केवल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स एनिमल खाते हैं, और ओमनिवोर्स मेरे जैसा आपके जैसा जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल भी। क्लियर हो गया।
ठीक है, एग्जांपल आप जानते हैं, डियर हो गया, हेयर हो गया, ये हो गया आपका हर्बीवोर्स, टाइगर, ईगल, ये सब जो है भैया कार्निवोर्स। और जो दोनों खाते हैं, क्रो हो गया, फॉक्स हो गया, ह्यूमन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। अगला हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स, डिकम्पोजर क्या होते हैं, जिसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं, फिर उसको मिट्टी में, सॉइल में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। क्लियर हो गया? और इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, जो अपना फूड जो है किससे ऑब्टेन करते हैं, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल है। और फूड ही नहीं लेते, फूड भी लेते हैं और उनको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करेंगे तब ना वो फूड ले पाएंगे, वो तो खुद छोटे हैं, और तोड़ के फूड भी लेते हैं और उसको धीरे 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 मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वापस आ गया। तो नेचर का सिस्टम याद रखिएगा, नेचर सब चीज का हिसाब लेता है, कोई चीज को वेस्ट होने नहीं देता है, जितना आपको दिया है फिर आपसे ले लेता है। क्यों? फिर वो नेचर लेगा, फिर आपको देगा, फिर लेगा, फिर देगा, ये साइकिल चलते जाता है। तो लेन देन वाला जो मामला है वो चलते जाना चाहिए, कि नहीं जो किसी से लिए दिए नहीं, उधार मांग लिए और जब उसका समय आएगा तो बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। तो हेल्प कीजिए और हेल्प लीजिए, दोनों होना चाहिए। समझ गए? बता दिए। फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया ना, ये मेजर रोल अदा करते हैं डिकम्पोज करने में। उसी तरह फ्लाइज हो गया, बहुत सारा इंसेक्ट होता है, बीटल्स हो गया, ये सब भी डिकम्पोज करते हैं। और इस तरह ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से ऑर्गेनिज्म में गया था उसको वापस सॉइल में ला देते हैं। मतलब ये रिसाइकल का काम करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? मजा आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और फूड पिरामिड क्या होता है। ये तीनों वर्ड्स को खूब ध्यान से समझ लीजिए सिंपल वे। फूड चेन वह चेन जो बताता है कौन क्या खाता है, वह चेन जो बताता है कैसे एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे, उस चेन को हम लोग बोलेंगे फूड चेन। जैसे ग्रास को खाता है रैबिट, रैबिट को खाता है फॉक्स, फॉक्स को खाता है हॉक, हॉक बाज, ठीक है। तो ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, ये जो चेन आप देख रहे हैं, दैट चेन इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये फूड चेन हो गया। दूसरा भी फूड चेन होता है, फूड चेन का एक ही होता है, बहुत सारा फूड चेन होता है। और फूड चेन का पूरा जो लिंक्ड होता है, पूरा जो नेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब चेन। ग्रास को कौन खा रहा है, दूसरा फूड चेन देख लीजिए, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक को खा रहा है ईगल। तो ये भी आपका एक हो गया फूड चेन, ठीक है। फूड चेन समझ गए, ए लीनियर सीक्वेंस शोइंग हु इट्स होम। तो इट इज ए लीनियर सीक्वेंस विच शोज हु इट्स होम। ऐसा लीनियर सीक्वेंस जिसमें बताता है कौन ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब हो गया वह लेवल, वह स्टेप जो बताता है फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उस स्टेप्स को, उस लेवल को हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। याद रखिएगा, ट्रॉफिक लेवल मतलब वह लेवल, वह स्टेप जो बताता है फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ये जो फूड चेन देखें, इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुआ, किस तरह का लेवल है एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल। जैसे ट्रॉफिक लेवल में जो सबसे नीचे होता है, जो शुरुआत होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर से एनर्जी आता है कंज्यूमर में। कंज्यूमर 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोड्यूसर से जो पहला एनर्जी जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, फूड लिया मतलब एनर्जी लिया, फिर वहां से प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, फिर इनमें एनर्जी आता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का ये जो ट्रांसफर हो रहा है फूड चेन में, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, प्रोड्यूसर प्लांट्स को बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस हो गया, और बड़का कार्निवोरस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्निवोरस।
अब इस फिगर को देखिए, नीचे वाला पार्ट कहीं से गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो नीचे आपके क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद हो जाएगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी का, एनर्जी जो है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, टॉप में और कम हो गया, तो एनर्जी बॉटम टू टॉप जो है डिक्रीज होता है, याद रखिएगा। अब एनर्जी को बताने के लिए, समझाने के लिए एनर्जी का हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसको बोलते हैं फूड पिरामिड। क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है, फूड पिरामिड एक तरह का पिरामिड होता है जो बताता है एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर जाता है तो एनर्जी जो होता है डिक्रीज करता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो पिरामिड हो गया, आप समझ गए, फूड पिरामिड वैसा पिरामिड जो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, और यह बताता है कि एनर्जी जो है बॉटम टू टॉप डिक्रीज कर रहा है। फूड पिरामिड समझ गए, पिरामिड की तरह बेस होता है, पिरामिड आप समझते हैं, जिसमें बेस जो होता है आपका क्या होता है, ट्रेंगुलर होता है, और उसका जो साइड का जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है, ट्रेंगुलर होता है। ए फूड पिरामिड शोज हाउ एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन ए फूड चेन। फूड पिरामिड बताता है कैसे एनर्जी जो है चेंज हो रहा है बॉटम टू टॉप, ठीक है, फूड चेन में, और इसी को हम लोग पिरामिड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज फूड पिरामिड। अब एनर्जी का एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर हुआ हम लोग देख लिए, जैसे सन से एनर्जी लिया प्लांट्स, प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में गया, और कार्निवोर से किस में चला गया, लास्ट किस में चला गया, डिकम्पोजर में, फिर डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में वापस ला दिया, फिर सॉइल में, सॉइल से एनर्जी आया था, फिर सॉइल में चला गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें एनर्जी जो है स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई, प्रोड्यूसर से। एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है एक डायरेक्शन में, इन्हें जो एनर्जी गया फिर वापस आ गया, ठीक है। तो एनर्जी जो जा रहा है 1 to 1 जा रहा है, 1 डायरेक्शन में जा रहा है, और एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव अप द ट्रॉफिक लेवल, और ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के ऊपर हम लोग जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे एनर्जी का जो लेवल है घटते जाएगा, क्योंकि पूरा एनर्जी तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो सबसे अधिक एनर्जी किस में रहेगा, प्रोड्यूसर, उससे थोड़ा सा एनर्जी चल जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, उसे सेकेंडरी कंज्यूमर, उसे टर्शियरी कंज्यूमर। अगला पॉइंट है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, नाम ही है माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो अपने देश को, अपने काउंट्री को छोड़कर दूसरे काउंट्री में चले जाते हैं, कब, ठंडा में। तो अपने देश में उनको बहुत ठंडा लगता है, इसलिए अपने जगह को छोड़कर वो ऐसे जगह चले जाते हैं जहां पे जो मौसम है, जो वेदर है वो क्या, हॉट, ठीक है। तो वैसे बर्ड्स को बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, और ये हजारों किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस चले जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू एस्केप कोल्ड वेदर एंड हेल्प नेचर बाय स्प्रेडिंग। तो जब वो अपने जगह को, अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं तो केवल अपना ही फायदा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा सीड को स्प्रेड करते हैं, और जो पेस्ट होता है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये फायदा भी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, डिमोसेल क्रेन हो गया जो राजस्थान में आता है एवरी विंटर में। अब हम लोग देखेंगे चेन रिएक्शन इन नेचर, ठीक है। नेचर में कैसे एक डिस्टर्बेंस होगा तो पूरा इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता है, उसको देखते हैं। जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्लांट्स डाई करेगा, प्लांट्स डाई करेगा तो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा, फिश डाई करेंगे, फिश डाई करेंगे तो फिश क्या खाता है, पेस्ट खाता है, तो पेस्ट का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा, पेस्ट इंक्रीज कर जाएगा तो हम ज्यादा पेस्टिसाइड्स देंगे, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा और क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे एक को अगर हम बिगाड़ते हैं इकोसिस्टम में तो दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, सब पे इफेक्ट पड़ता है। इकोसिस्टम का मतलब ध्यान रखिएगा, लिविंग होता नॉन लिविंग होता सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सब पे डिस्टर्बेंस होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे म्यूचुअलिज्म का मतलब याद रखिएगा, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो उसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। जैसे बी और फ्लावर हो गया, फ्लावर पे डिपेंड कर रहा है बी और बी पे डिपेंड कर रहा है फ्लावर, फ्लावर का पोलिनेशन हो जाएगा और बी का अपना खाना मिल जाएगा। कमेंसलिज्म क्या होता है, इसमें एक को फायदा होगा, दूसरे को फायदा नहीं होगा और उसको नुकसान भी नहीं होगा। जैसे
ऑर्चिड जो होता है किसी ट्री पे उग जाता है, लग जाता है, तो इस ऑर्चिड को क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है और ट्री का भी कोई लॉस नहीं होता है। उसी तरह पैरासिटिन का बात करेंगे तो पैरासिटिन जो होते हैं इसमें एक को फायदा होगा दूसरे को क्या होगा, नुकसान। इसमें एक को फायदा दूसरे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक को फायदा और दूसरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। अपना फायदा देखेगा दूसरे को लॉस करेगा तो इसको बोलेंगे पैरासिटिन बोलेंगे, ठीक है। जैसे टिक ऑन डॉग, ठीक है, जो डॉग पे टिक होते हैं, जोक हो गया, जोक को जो पकड़ लेता है उनको क्या करता है, चूसता है ना। तो भैंस पे भी होता है, एनिमल को भी लग जाता है और जंगल झाड़ी में जाएगा तो आप लोग को भी लग जाएगा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये पैरासिटिन हो गए, ठीक है। अपना खाना लेते हैं लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसी का एक एग्जांपल था कैस्क्यूटा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब बात करेंगे नेचर में कंपटीशन होता है कि नहीं होता, होता है। नेचर में भी कंपटीशन होता है और ये कंपटीशन अगर नहीं रहे तो सभी नेचर का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो इनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फूड के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए सभी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और यही कंपटीशन उनको बैलेंस रखता है। अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम का बेनिफिट्स। तो भैया इकोसिस्टम है तभी तो नेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम हम लोगों को क्या दे रहा है, क्लीन एयर दे रहा है, वाटर दे रहा है, फूड दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, टिम्बर दे रहा है, फाइबर दे रहा है, क्लाइमेट रेगुलेट कर रहा है। तो ये सारा जो चीज दे रहा है, मतलब लाइफ का सर्वाइवल के लिए जो भी चीज है, सारा चीज कौन दे रहा है, इकोसिस्टम दे रहा है। इसीलिए इकोसिस्टम को बचाना बहुत ही जरूरी है। अब इकोसिस्टम को क्या क्या थ्रेट्स है, डिफोरेस्टेशन जो हम लोग करते हैं, पॉल्यूशन जो हम लोग करते हैं, जिसके कारण हैबिटेट लॉस होता है, क्लाइमेट में चेंजिंग आता है, ठीक है। और इन्वेसिव स्पेसीज, मतलब स्पेसीज जो होते हैं डे बाय डे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बहुत सारा स्पेसीज समाप्त हो चुका है, अब अर्थ पे नहीं है, और बहुत सारा स्पेसीज ऐसा है जिसको हम लोग लग चुके हैं उसको खत्म करने में, ठीक है। तो ये सब चीज सही नहीं है, क्योंकि ये अर्थ है तभी तो हम लोग हैं, ये इकोसिस्टम है तभी तो हम लोग हैं। इकोसिस्टम खत्म, दुनिया खत्म। एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं, द सुंदरबंस इंडिया बांग्लादेश डेल्टा। एक डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है भाई, जब रिवर क्रॉस करता है तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी ले जाता है और कहीं पे जाके छोड़ देता है, उससे जो एरिया बनता है उस मिट्टी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब वो जो मिट्टी जमा किया उसमें पानी भी होगा, इसलिए वो थोड़ा सा दलदली होता है, याद रखिएगा, पूरा बज्जर नहीं होगा, दलदली होगा, और वहां पे बहुत सारा प्लांट्स वहां पे ग्रोथ करता है, क्योंकि वो जो मिट्टी होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। तो उसी तरह सबसे बड़ा जो डेल्टा है, याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा, इस नदी के मिलने से बनता है। तो गंगा और जमुना जो रिवर है उससे बनता है सुंदरबन डेल्टा। यह जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव याद रखिएगा, मैनग्रोव मतलब ऐसा जमीन जो क्या हो, दलदली हो, क्या हो, दलदली हो, जिसमें पानी रहता है, दलदली रहेगा, और वहां पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसको फॉरेस्ट को हम लोग बोलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलेंगे, याद रखिएगा। तो दलदली इलाका में जो फॉरेस्ट होता है उसको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यह जो होता है कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और टाइगर को शेल्टर देता है, और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं बाय कटिंग, हंटिंग एंड पोल्यूशन। पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जानवरों को हंट कर रहा है और फॉरेस्ट को कट कर रहा है, जिससे यह जो डेल्टा है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए सभी कंट्री के जो गवर्नमेंट होता है कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग के देश में भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग अलग नियम लगाते हैं, जिससे वो एरिया क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। जैसे कुछ मेन है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में है, और चिल्का लेक जो हो गया आपका ओडिशा में है, ठीक है। चिल्का लेक बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे हेल्दी इकोसिस्टम एंड फार्मिंग। तो हेल्दी इकोसिस्टम और हेल्दी फार्मिंग नहीं हुआ, ये पूरा जो सर्वाइवल है लिविंग का, ऑर्गेनिज्म का, वो मुश्किल में आ जाएगा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग याद रखते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन से फायदा क्या हुआ, जो सीरियल का प्रोडक्शन है क्या हो गया, बढ़ गया। क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन इससे कुछ बुरा इफेक्ट भी पड़ा, जैसे, ठीक है, यह जो है आपका फूड प्रोडक्शन को तो इंक्रीज किया, लेकिन इससे क्या हुआ, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया हम लोग, जिससे सॉइल डिग्रेड हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, पॉल्यूशन बढ़ गया, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो गया, लॉस हो गया,
ठीक है, क्योंकि जो भी एनिमल होता है, जो भी प्लांट्स होता है, वो सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, सॉइल पे ही तो डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनसस्टेनेबल फार्मिंग। अब हम लोग बात करेंगे अनसस्टेनेबल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन यह जो फार्मिंग था वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब ऐसा चीज जो हमेशा हम लोग कर सके, उसको सस्टेनेबल बोलेंगे, और जो हमेशा नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अनसस्टेनेबल। तो फार्मिंग हम लोगों को ऐसा चाहिए जिससे हम लोग का प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो और सॉइल जो है उसका क्वालिटी बना रहे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल फार्मिंग करना पड़ेगा। अनसस्टेनेबल जो फार्मिंग है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे सॉइल फर्टिलिटी लॉस होता है, सॉइल का इरोजन होता है, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस हो जाता है सॉइल, और जो नेचुरल प्रीडेटर्स है वो भी लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजर उनके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके बॉडी में भी जाता है और वो उनको इफेक्ट करता है। इसीलिए हम लोगों को जो फार्मिंग करना चाहिए, सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहिए। यहाँ पे जो फर्टिलाइजर का हम यूज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, क्रॉप को रोटेट करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, पानी को डायरेक्ट नहीं देंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग रूट्स में देंगे, ठीक है, स्प्रिंकल का यूज करेंगे, जिससे जिससे पानी जो है ज्यादा बर्बाद नहीं हो, और नेचुरल पेस्ट जो कंट्रोल है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसा फार्मिंग होगा जो लंबे समय तक किया जा सकता है और सॉइल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, समझे कि नहीं समझे। तो इस बार मैगी नहीं बनवाए, बोले भी नहीं, क्योंकि इससे पहले खीर बनवाए थे ना, ठंडा हो गया था क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग के चलते फिर सुननी है, फिर कुछ नहीं बोले।